हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर्स का चैप्टर स्टार्ट किया था और एडिशन ऑफ वेक्टर्स तक हम उसे कंप्लीट कर चुके थे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इफ़ यू गाइस हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड गो बैक टू दैट वीडियो एंड वॉच इट राइट नाउ। ठीक है जी। एंड आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, उसी कंसेप्ट को थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे। हम सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट वेक्टर देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका एप्लीकेशन जो है वो आपको थ्रू आउट 11th एंड 12th स्टैंडर्ड देखने को मिलता रहेगा। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें। एंड ऑल्सो इफ़ यू गाइज लाइक आर वीडियोज़, इफ़ यू गाइज लाइक आर टीचिंग स्टाइल, तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मोर वीडियोज़ विल कीप ऑन कमिंग। इट हेल्प्स अस क्रिएट मोर वीडियोज़। चलिए ठीक है, प्रोसीड करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट वेक्टर की बात करेंगे कि यूनिट वेक्टर जो है इसका महत्व क्या है या इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस का सिस्टम है। दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज जेड एक्सेस। हमने बोल दिया कि ये एक्स वाई और जेड एक्सेस है। अब एक काम करते हैं, हम तीनों ही डायरेक्शंस के अंदर एक एक यूनिट वेक्टर क्रिएट करते हैं। जैसे कि एक्स एक्सिस के अंदर हमने एक यूनिट वेक्टर बनाया, एक वाई एक्सिस के अंदर हमने यूनिट वेक्टर बनाया और एक जेड एक्सिस के अंदर हमने एक यूनिट वेक्टर बनाया। अब ये वाले यूनिट वेक्टर जो हैं ये थोड़े स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे लिए। ऐसा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं। इनका डायरेक्शन वही है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का डायरेक्शन होता है। तो क्योंकि ये स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसीलिए हमने इनका स्पेशली पहले नाम रख दिया है कि कोई और वेक्टर्स को अलग बुलाया जाएगा, इनका यही नाम रहेगा, इनके नाम से किसी और को नहीं बुला सकते। इज दैट क्लियर? तो वो यूनिट वेक्टर जो एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट करता हो इसे हम क्या बुलाते हैं? आई कैप। वो यूनिट वेक्टर जो वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट करता हो उसे हम क्या बुलाते हैं? जे कैप। वो यूनिट वेक्टर जो जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट करता हो उसे हम क्या बुलाते हैं? के कैप। तो तीन यूनिट वेक्टर्स हमने सीखे। कौन कौन से यूनिट वेक्टर हैं जी? दिस इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये तीनों वही यूनिट वेक्टर्स हैं जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग लाई करते हैं। तो दैट इज वाई दीज यूनिट वेक्टर्स आर वेरी स्पेशल। क्योंकि इनके साथ हमने क्या किया, इनको वही डायरेक्शन दी है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन होती है। और देखते हैं कि यार और क्या सिग्निफिकेंस है इनका। अब देखो, बहुत बार मान लो हमें ज़रूरत पड़ती है कि कोई स्केलर क्वांटिटी है उसे वेक्टर में कन्वर्ट किया जाए। अब वो कैसे कर सकते हैं यार? आप सोचोगे यार सर स्केलर की तो डायरेक्शन होती नहीं, वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो स्केलर को डायरेक्शन कैसे देंगे? वो यूनिट वेक्टर के थ्रू देते हैं। अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बोला था कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता है स्केलर के टाइम्स। फॉर एग्जांपल 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स, और उसकी डायरेक्शन वही रहती है जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है ऑलरेडी। इज दैट क्लियर? तो हमने सोचा यार एक काम करो, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर वेक्टर बनाना है तो उसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। इससे हमारा काम क्या होगा देख, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वांटिटी थी, उसका मैग्नीट्यूड था, लेट अस से कोई क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स। मैं चाहता हूं कि इसे वेक्टर बना दूं। अभी तक तो मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। अब मैं इसे वेक्टर बनाना चाहता हूं तो मुझे इसे डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा यार एक काम करता हूं, इसे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन दे देते हैं। तो अगर आपने इसे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन देनी है तो आप क्या करोगे? आप इस क्वांटिटी के साथ इस एक्स एक्सिस वाला जो यूनिट वेक्टर है आई कैप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां पे क्या बन जाएगा? 5 आई कैप। अब देख, आई कैप का तो यूनिट 1 ही है ना, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो इस मैग्नीट्यूड को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 5 का 5 ही रहेगा। 5 इंटू 1 क्या होता है? 5। तो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई असर पड़ा? मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से इसे डायरेक्शन मिल गई। क्लियर है? अब अगर सिर्फ 5 बोला जाए तो वो मैग्नीट्यूड है, लेकिन अगर 5 आई कैप बोला जाए तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इज दैट क्लियर? सिंस आई कैप लिखने से या कोई भी यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देने से किसी भी चीज को डायरेक्शन मिल गई तो उससे वो क्या हो गया? वो वेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो गया।
तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बना सकते हैं, उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको उस स्पेसिफिक डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और देखते हैं, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता था कि सेम इस मैग्नीट्यूड को, स्केलर क्वांटिटी को मैंने वाई एक्सिस की डायरेक्शन देनी है, तो मुझे क्या करना पड़ता? इसे 5j कैप ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर z एक्सिस की डायरेक्शन देनी होती तो मुझे क्या करना पड़ता? 5k कैप ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इतना सिंपल है यार, अगर आप ये चीज़ समझ सकते हैं तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। स्केलर को वेक्टर बनाना है तो उसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है, वो वेक्टर बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। और देखें, लेटर से हमारे पास कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर है, और इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड है, दो डंडे लगा दिए, इसका मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड है लेटर से 10 यूनिट्स। इज दैट क्लियर? आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है, ये तो वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये यूनिट वेक्टर है, ये तो नहीं है। मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर, यानी कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसकी डायरेक्शन वही हो जो इस वेक्टर की है। तो किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला है? किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल ये जो वेक्टर है, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसे ए कैप लिखा जाएगा। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ए कैप जो है ये क्या आएगा? ये आएगा गिवन वेक्टर अपॉन गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इज दैट क्लियर? वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में से एक है ये, कि किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे, उससे क्या आ जाएगा? आपको सेम डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। इज दैट क्लियर? वैसे भी देखो, इस ए वेक्टर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 10a कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 10। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए ए कैप ही बन जाएगा। तो हम यही फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन करते हैं कि गिवन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जो बचेगा उसे हम क्या बुलाएंगे? यूनिट वेक्टर बुलाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चीज़ का ध्यान रखना आगे की स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है ना। आगे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेक्टर्स के रेजोल्यूशन की, और वेक्टर्स को रिजॉल्व करने का मतलब है वेक्टर्स को दो हिस्सों में तोड़ना, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इसका, तो प्लीज़ पे अटेंशन। जब वेक्टर्स को दो हिस्सों में तोड़ना होता है, दो में भी, तीन में भी तोड़ सकते हैं। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और हमारे पास कोई एक गिवन वेक्टर था, यह है ए वेक्टर, और इसका एंगल जो है एक्सिस के साथ ये कितना है? थीटा है। तो मैंने बोला यार इसको ना दो वेक्टर्स के अंदर स्प्लिट करो, एक तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आए और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग आए। तो ऐसा करने के लिए मैंने इस वेक्टर के टॉप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस के ऊपर, राइट। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस पे। अब ट्राइंगल की बात करते हैं। देख, मान लो ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ठीक है जी। तो इन ट्राइंगल OPQ, इस ट्राइंगल के अंदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? यार साइन थीटा तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर होती है थीटा के सामने वाली साइड। तो अगर मैं यहाँ पे नेमिंग करूँ, बिल्कुल सब लोग ध्यान दे इधर, ये साइड को परपेंडिकुलर बोला जाएगा, ये साइड को बेस बोला जाएगा, और ये साइड को हाइपोटेन्यूज बोला जाएगा। और साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। अब परपेंडिकुलर क्या है? PQ, हाइपोटेन्यूज क्या है? OP। तो PQ को क्या लिखा हमने? PQ को लिखा OP साइन थीटा। इज दैट क्लियर? इसको हमने क्या लिखा? OP साइन थीटा। अब OP जो है वो तो A वेक्टर है, और इसका लेंथ वो क्या है? वो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि वेक्टर को ग्राफिकली उसका मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ के बराबर ही होता है, ये चीज़ हम जानते हैं। तो इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू A साइन थीटा।
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने लिखा है ए, तो पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू इज इक्वल टू ए साइन थीटा। एंड मोर ओवर सेम ही ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, सेम ट्राइंगल के अंदर मैं बोलता हूं, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। सर कॉस थीटा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस क्या है ओ क्यू, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा ओ क्यू, हाइपोटेन्यूज क्या है ओ पी के बराबर, तो बेस ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी कॉस ऑफ थीटा के बराबर। बता ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बेस की वैल्यू क्या आई अपने पास, या ओपी की वैल्यू, ओ क्यू की वैल्यू क्या आई, ओपी कॉस थीटा के बराबर, इट्स दैट सिंपल। लेकिन ओ क्यू है क्या, ओ क्यू तो बेस है, तो आई विल से ओ क्यू इज इक्वल टू व्हाट ओ पी, और ओ पी क्या है ए के वैल्यू के बराबर है, तो दिस इज ए कॉस थीटा के बराबर। इज दैट क्लियर। यहाँ से ओ क्यू का वैल्यू भी आ गया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू आया अपने पास, दिस इज ए कॉस थीटा। ये जो लेंथ आई है ओ क्यू, इसकी वैल्यू है ए कॉस थीटा, ये जो लेंथ आई है पी क्यू, इसका वैल्यू क्या है ए साइन थीटा। तो इतना सिंपल है भाई। अब ध्यान से देखें, सोचो इस ओ क्यू लेंथ का डायरेक्शन होता, अगर ये स्केलर ना होके कुछ वेक्टर होता और इसका डायरेक्शन होता एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये ऐसा दिखाई देता, बिल्कुल ऐसा दिखाई देता। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन सा था, अगर आपको याद हो तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर था आई कैप। तो इस ए कॉस थीटा को वेक्टर में लिखना हो तो इसे लिखा जा सकता है ए कॉस थीटा आई कैप। ठीक है जी। अब पी क्यू को देखें, पी क्यू जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग पॉइंट कर रहा है, तो अगर आप इसे वेक्टर बनाना चाहें तो आप इसे क्या लिख सकते हैं भी, आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, वाई एक्सिस वाले यूनिट वेक्टर से। वाई एक्सिस वाला यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसे जे कैप बुलाते हैं। तो सेम चीज को लिखा जाएगा क्या, ए साइन थीटा जे कैप। नाउ बिल्कुल ध्यान से सोचना, जब हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें हमने बोला था एक वेक्टर को और दूसरे वेक्टर को अगर जोड़ना है तो उनको हेड टू टू जोड़ेंगे, जैसे ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो एक के टेल से दूसरे के हेड तक जो वेक्टर होगा उसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बुला दिया जाएगा। अगर तो यहाँ पे देखें ध्यान से, इस ट्राइंगल में यही हो रहा है, ट्राइंगल लॉ बिल्कुल फॉलो हो रहा है, ए कॉस थीटा आई कैप वेक्टर प्लस ए साइन थीटा जे कैप वेक्टर। क्या ये दोनों हेड टू टेल जुड़े हुए हैं, बिल्कुल हेड टू टेल जुड़े हुए हैं। तो एक की टेल से दूसरे के हेड तक जो वेक्टर बनेगा क्या वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, बिल्कुल। तो यहां से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि ये जो गिवन ए वेक्टर है ये किसके बराबर है, ये दो वेक्टर से मिलके बना है, कौन कौन सा, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि इस गिवन वेक्टर के हमने दो टुकड़े कर दिए, एक है कॉस कंपोनेंट और एक है साइन कंपोनेंट। ए का कॉस कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा, ए का साइन कंपोनेंट आएगा ए साइन थीटा। इट इज दैट सिंपल। जो थीटा के साइड वाली कंपोनेंट आती है उसे बुलाते हैं हम कॉस कंपोनेंट या कॉस थीटा, जो थीटा से दूसरी तरफ आएगी उसे हम बुलाएंगे साइन कंपोनेंट। इज दैट क्लियर। अब देखो बिल्कुल आसान है, ए वेक्टर को दो वेक्टर से मिला के बनाया जा सकता है, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। अब इसको डायग्रामेटिकली दूसरे तरीके से भी तो बना सकते हैं ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, पे क्लोज अटेंशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज क्रिएट दीज टू वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, और वही हमारा पुराना वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज ए वेक्टर, और ये जो एंगल है थीटा। हमने बोला था कि एक वेक्टर जो है इसके दो वेक्टर्स में तोड़ा जा सकता है, जिनमें से एक एक्स के लॉन्ग है एक वाई के लॉन्ग, तो इसे लिखा जा सकता है बाय समेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वन ऑफ विच इज व्हाट, ए कॉस थीटा आई कैप एंड वन ऑफ दीज इज व्हाट, उसे यहाँ, अब देखो फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे बना रहे हैं यहाँ पे बना रहे हैं, डायरेक्शन भी सेम है और
अमाउंट भी सेम है। अमाउंट क्या है इसका, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है इसका, ए साइन थीटा जे कैप। इज दैट क्लियर? तो ये जो गिवन ए वेक्टर है इसे ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा के इन दोनों वेक्टर्स के समेशन से भी बनाया जा सकता है। इसे बोला जाता है एक वेक्टर को दो टुकड़ों में रिजॉल्व करना या वेक्टर के कंपोनेंट्स करना, टेक्निकल लैंग्वेज में इसे ये बुलाते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है काइनेमेटिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में तो हद से ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है। आपको बार बार एक फोर्स गिवन होगा, उसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ना होगा, तो ये आपको करते रहना पड़ेगा बार बार। आप इसे अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको फिजिक्स में बहुत आसानी होगी। मैं एक एग्जांपल के साथ भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमें बोल दिया गया कि ऐसी एक सिचुएशन है, कोई ऑब्जेक्ट है मास m का, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, लेटस से 50 न्यूटन फोर्स लग रहा था इसके ऊपर, ठीक है जी, इसके ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लग रहा था और ये एंगल आपको गिवन है लेटस से 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? अब अगर आप सोचो तो इस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर को स्प्लिट करना हमने अभी सीखा, तो क्या आप इस वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, एक इसके अलोंग और एक इसके अलोंग, ऐसे दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। इस तरफ क्या आएगा, 50 कॉस ऑफ 60 डिग्री, थीटा के साइड वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस कंपोनेंट। थीटा के दूसरी तरफ वाला कंपोनेंट क्या होता है जी, थीटा के दूसरी तरफ वाले कंपोनेंट को बुलाते हैं साइन कंपोनेंट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 50 साइन ऑफ 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? 50 कॉस ऑफ 60 डिग्री यानी कि कितना होता है भाई, दिस इज 50 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 60 विच इज 1/2 यानी कि 25 न्यूटन। यहाँ पे कितना आएगा, 50 साइन ऑफ 60 डिग्री यानी कि 50 मल्टीप्लाइड बाय √3/2 यानी कि 25 √3 डिग्रीज। इज दैट क्लियर? 25 √3 न्यूटन। यानी कि ये जो हमारे पास वेक्टर था 50 न्यूटन का जो फोर्स था, इससे 25 √3 और 25 इन दोनों के सम से बनाया जा सकता है बहुत इजीली। आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। इतना सिंपल है। कोई गिवन वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ सकते हो, एक बनेगा कॉस थीटा, एक बनेगा साइन थीटा। थीटा के साइड वाली जो तरफ होगी उधर बनेगा कॉस कंपोनेंट, थीटा के दूसरी तरफ वाली जो साइड होगी उधर बनेगा साइन कंपोनेंट। इट इज दैट सिंपल। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट। आगे प्रोसीड करते हैं जी इसके साथ। हाँ जी, अब हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट वेक्टर सीख लिया, तो इससे हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी बना सकते हैं, ठीक है ना। एक तो हमने देखा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक और तरीका है इन्हें रिप्रेजेंट करने का इनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मान लो एक ऐसा वेक्टर था, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, राइट। इस तरीके से हमारे पास एक वेक्टर है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होके 5 यूनिट्स इस तरीके से बना हुआ है। अब अगर आप सोचो इसे ऐसे भी तो बनाया जा सकता है ना, कि यार इमेजिन कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ से कुछ साइड है इतना, इसे ऐसे भी बनाया जा सकता है कि यहाँ से साइड है इतना और यहाँ से साइड है इतना। लेटस से देखो अब ये एंगल थीटा है, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये 3 यूनिट्स हो, ये 4 यूनिट्स हो, बिकॉज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये पाइथागोरस को फॉलो करने वाला ट्राइंगल है, इंपॉर्टेंट ट्राइंगल, अगर हम याद रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो गिवन 5 वेक्टर है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम ऑफ 2 वेक्टर्स, वन इज 3i कैप एंड वन इज 4g कैप। ट्राइंगल लॉ से ये सही है कि नहीं है? तो मैं कह रहा हूं कि यार ये वेक्टर चाहे कुछ भी हो, ये वेक्टर कुछ भी हो, मुझे नहीं पता क्या मैग्नीट्यूड है, मैंने बोल दिया ये ए वेक्टर है, तो कैन ए वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड बाय सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। इस ए वेक्टर को लिखा जा सकता है 3i कैप प्लस 4g कैप। इज दैट क्लियर? वो अलग बात है, हम जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा। इज दैट क्लियर? इतना सिंपल है भाई। किसी भी वेक्टर को इसके सम ऑफ कंपोनेंट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग एक्सिस के अलोंग डायरेक्शंस में उसका कितना कितना मैग्नीट्यूड आता है। अब मान लो कोई वेक्टर ऐसा भी एग्जिस्ट कर सकता है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स के फॉर्म के एडिशन में भी बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसा करने से हमारी चीज़ें जो हैं वो और आसान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें वेक्टर ऐड करने के लिए वो फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। कैसे? देखो लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का पूरे का अंडर रूट। बट अगर हमें दो वेक्टर्स कंपोनेंट के फॉर्म में गिवन है, फॉर एग्जांपल यही दो वेक्टर्स हैं और मुझे जानना है कि यार इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा। अब देखो आई कैप और आई कैप वाले ये तो सेम ही डायरेक्शन में हैं, और अगर सेम ही डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं तो उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, आई कैप वालों को डायरेक्टली ऐड कर दो तो ये क्या बन गया 7i कैप, प्लस जे कैप वालों को डायरेक्टली ऐड कर दो तो ये क्या बन गया 9j कैप, प्लस यहाँ पे k कैप नहीं है तो मान लो यहाँ पे 0k कैप है, 0k कैप है तो क्या कर दो इनको डायरेक्टली ऐड कर दो तो यहाँ पे क्या बन गया 10k कैप। इतना सिंपल है भाई, इससे ज़्यादा सिंपल क्या होगा। अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म्स में गिवन है, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में गिवन है, तो आप चाहें तो उन्हें डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। इज दैट क्लियर? एडिशन भी कर सकते हैं डायरेक्टली, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं इसमें एग्जैक्टली जैसे अलजेब्रिकली हम लोग करते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। और देखें, मान लो इसी वेक्टर की बात करते हैं हम लोग। ये जो ए वेक्टर हमने बनाया था अभी, हमने बोला था ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ये वेक्टर था। लेकिन मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? अब देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसके कंपोनेंट के स्क्वायर्स का सम और उस पूरे का अंडर रूट। कैसे? बिल्कुल ध्यान दें। कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट कौन सा है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तीसरा कंपोनेंट क्या है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे लिख दो 0, 0 का स्क्वायर वो 0 ही होता। और इस पूरे का क्या कर देंगे अंडर रूट। आई होप दैट इज क्लियर। इतना सिंपल है भाई। अब देखो 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 4 स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस 0 इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट। सॉल्व करेंगे 25 का रूट किया तो कितना आया 5। इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास 5। और अगर आपको याद हो तो वो 5 वेक्टर ही बनाया था हमने 3, 4 और 5 वाले ट्राइंगल से। तो दैट इज़ हाउ हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको आसान भाषा में बुलाऊं तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ऐसे करके हम इसे बता सकते हैं। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। आई होप दैट इज क्लियर। मैग्नीट्यूड निकालना हो, यूनिट वेक्टर निकालना हो, कंपोनेंट्स निकालने हो, कंपोनेंट्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। अभी तक मैंने आपको इतना बताया है। ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं। अभी नेक्स्ट बारी आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, विच इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर मल्टीप्लिकेशन आता है तो ही हमारे जो आप कह लो कि 11th-12th के जो फॉर्मूलाज भी हैं उनके अंदर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड होती है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आएगी जब भी वो फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन आएगा। देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पे क्लोज अटेंशन टू दिस। ठीक है जी, विल प्रोसीड नाउ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। अब नॉर्मली जब हम करते हैं, देखो यार एल्जेब्रिकली 3 × 4 12, ये नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन होती है, ये एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है। इसे ऐसे भी लिखा जाता है 3.4 = 12। डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो डॉट और क्रॉस दोनों का अलग अलग मतलब है। वेक्टर जो है, जब आप दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट स्केलर भी आ सकता है, रिजल्ट वेक्टर भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप का मल्टीप्लिकेशन किया है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर प्रोडक्ट, इसे बुलाया जाता है डॉट प्रोडक्ट।
ठीक है जी, इसे क्या बुलाते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट, डॉट मल्टीप्लिकेशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। रीजन ऐसा क्यों बुलाते हैं इसे, रीजन इस वजह से कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा वो स्केलर होगा। जब भी दो वेक्टर्स को आप डॉट मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, जब भी दो वेक्टर्स का आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आंसर कैसा आएगा, स्केलर आएगा। आई होप दैट इज क्लियर। डॉट मल्टीप्लिकेशन मतलब आंसर कैसा आएगा, स्केलर। अब ये करते कैसे हैं, बहुत आसान है। देखो, अगर आपको गिवन है दो वेक्टर्स, let us say you are given two vectors, this is a vector and this is b vector। दो वेक्टर्स आपको गिवन है, a वेक्टर एंड b वेक्टर। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे डॉट से, देखो यहाँ पे मैंने डॉट यूज किया है, आप इसको a वेक्टर इंटू बी वेक्टर ऐसे नहीं लिख सकते, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। इसे बुलाया जाएगा स्केलर प्रोडक्ट, इसे बुलाया जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट, जो हम देखेंगे इस वीडियो में बाद में। ये जो है ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, बोलते हैं ए डॉट बी। इसका आंसर क्या आता है, ये आता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। सर ये कॉस थीटा कहाँ से आया, ये जो थीटा है, ये थीटा कौन सा थीटा है भाई, ये है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर है। अगर दो वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं यह है ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा, तो ये जो एंगल है इसका कॉस यहां पे हम डालेंगे, तो ए डॉट बी जो है वो क्या आता है, ए बी कॉस थीटा के बराबर आता है। वेरी वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सोचो, अगर थीटा जो है वो हो जाए 0 डिग्रीज, थीटा 0 होता है तो कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ए डॉट बी जो है वो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू 1, यानी कि सिंपली ए बी के बराबर। सिमिलरली अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए तो कॉस ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा भाई, 0 आ जाएगा। तो ए इंटू बी इंटू 0 विच इज 0। आई होप दैट इज क्लियर। इतना सिंपल है डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा, और डिपेंडिंग ऑन थीटा जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी वेरी करेगा। इज दैट क्लियर, वेरी सिंपल। अच्छा, आंसर का क्या डायरेक्शन होगा, आंसर का कोई डायरेक्शन नहीं होगा भाई, आंसर तो कैसा आ रहा है, स्केलर आ रहा है, इसीलिए तो नाम दिया है इसको स्केलर प्रोडक्ट। तो रियलिटी में जब भी आप ए डॉट बी करते हो तो आंसर आपको मिलती है स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ नंबर होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज नो डायरेक्शन। देखते हैं ये ग्राफिकली इस चीज़ का क्या मतलब है, आगे प्रोसीड करते हैं। लेट अस से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहाँ पे आपके सामने भाई ये जो इस डायरेक्शन में वेक्टर बना हुआ है, ये जो वेक्टर है दिस इज व्हाट, दिस इज ए वेक्टर, एंड ये जो डायरेक्शन में वेक्टर बना हुआ है दिस इज व्हाट, दिस इज बी वेक्टर। इतना सिंपल है भाई। आई होप दैट इज क्लियर। ए वेक्टर बी वेक्टर आपके सामने बने हुए हैं। अब मैंने बी वेक्टर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, कैन यू गाइस सी दैट, बी वेक्टर के टॉप से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब अगर आपको याद हो, मैंने वेक्टर्स को कंपोनेंट में दो हिस्सों में तोड़ना आज ही आपको सिखाया। तो इस बी वेक्टर को अगर आप दो हिस्सों में तोड़ोगे, एक तो ये हिस्सा बनेगा और एक ये हिस्सा बनेगा, राइट। जो थीटा की साइड वाला हिस्सा होगा उसे बोलेंगे बी कॉस थीटा, जो दूसरी तरफ वाला होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बी साइन थीटा। ऐसा बोल सकते हैं ना, बी वेक्टर के दो हिस्से, एक बी कॉस थीटा एक बी साइन थीटा। तो रियलिटी में आप समझें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये ए बी कॉस थीटा आया था कि नहीं आया था, इसका मतलब ये दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, एक है ए और मल्टीप्लाई बाय क्या है, बी कॉस थीटा, और ए इंटू बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा बी का वो हिस्सा है जो ए के अलोंग आता है। इज दैट क्लियर। बी को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं ना, एक ए के अलोंग और एक ए के परपेंडिकुलर। मैं कह रहा हूं परपेंडिकुलर वाले को भूल जा, बी का वो हिस्सा जो ए के अलोंग आएगा वो निकाल ले और आपस में मल्टीप्लाई कर दे। इज दैट क्लियर। तो ये ग्राफिकल सिग्निफिकेंस है। आप चाहे तो इसे उल्टा भी कर सकते हो। अब असलियत में क्या है, दिस इज बी अलोंग ए, ये है इसका ग्राफिकल मतलब। ए वेक्टर जो है डॉट बी वेक्टर, ये क्या है, ए इंटू बी अलोंग ए।
अब चाहे तो इसे b इंटू ए अलॉन्ग बी भी लिख सकते थे। कैसे? इसी फॉर्मेट में हम देखेंगे, इसी में समझेंगे, अपना थोड़ा जो है वो ध्यान रखें। मान ले मैं ये करता कि a का, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, मैं a से b के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता, तो ये क्या आता, ये जो हिस्सा a का b के अलॉन्ग आता, ये a cos थीटा आता कि नहीं आता भाई? क्लियर है? दिस इज a cos थीटा। तो आई वुड हैव रिटन कि दिस इज b इंटू ए cos थीटा। तो आई वुड हैव सेड कि यार a वेक्टर डॉट b वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हैं, a cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय b। बात तो वही है, a cos थीटा क्या है? a का वो हिस्सा जो b के साइड में आए या b के अलॉन्ग आए, यानी कि a अलॉन्ग b दिस मल्टीप्लाइड बाय b। ये ग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, यानी कि दोनों वेक्टर्स जो हैं एक को दूसरे के अलॉन्ग निकालो और जो नंबर आएंगे उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। ये ग्राफिकल सिग्निफिकेंस होता है डॉट प्रोडक्ट का। आई होप दैट इज क्लियर। बहुत ही आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। आपको सिर्फ इतनी सी चीज है जो याद रखनी है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आएगा? ए बी कॉस थीटा के बराबर आएगा। आई होप दैट इज क्लियर। और देखते हैं, देखो इसके अंदर एक और चीज भी है। मान लो कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन हो, अगर आपको कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है, लेट अस से ए वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सिमिलरली p वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब ऐसे वेक्टर्स आ जाएं और आपको बोल दिया जाए a डॉट बी निकालो। कंपोनेंट के फॉर्म में तो हमने बोला था एडिशन करना बहुत आसान है, तो मल्टीप्लिकेशन भी आसान होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में भी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये बहुत आसान है। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब सोच के देख, असलियत में क्या करना है हमें? a डॉट बी करना है, यानी कि इसके सभी वेक्टर्स का इसके सभी वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन है। बिल्कुल है। अब आई वेक्टर और आई वेक्टर के बीच में एंगल तो होता है 0 डिग्री, और जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री हो तो उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो क्या होता है, ए डॉट बी जो है ये है आएगा ए बी कॉस थीटा। अब एंगल 0 है तो कॉस 0 हो जाता है 1, तो ये बन जाता है ए बी। ये चीज हम कर चुके हैं। तो क्या इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम x1 x2, लेकिन इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। सभी वेक्टर्स को सबसे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? लेकिन कमाल की बात क्या है, आई और जे क्या है? परपेंडिकुलर। और cos 90 क्या होता है? 0। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0, फिर इसको इससे करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली बस इसको इससे करें, बचे हुए को 0 लिख दें, आंसर आ गया अपना। और देख, अब नेक्स्ट टाइम पे अब जो अगला वेक्टर है उस किसकी बारी आएगी भाई? अब इस वेक्टर की बारी आएगी। इसको इससे करोगे, ये परपेंडिकुलर 0, इसको इससे करोगे तो इनके बीच का एंगल कितना है? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y1 y2 प्लस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या आ जाएगा? फिर से 0 आ जाएगा। तो वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्टली हमें क्या करना रहेगा? लास्टली इस वेक्टर को तीनों से करना है। जब आप पहले दो से करोगे तो आंसर 0 आएगा, k वाले से करोगे तो आंसर आएगा z1 z2 के बराबर। दैट्स इट, इतना करना है। i वालों को मल्टीप्लाई करो, प्लस में j वालों को मल्टीप्लाई करो, प्लस में k वालों को मल्टीप्लाई करो, और आपका आंसर रेडी है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर यही सबसे कमाल बात है भाई कि आपको सिर्फ जो सेम डायरेक्शन वाले होते हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर सेम डायरेक्शन में नहीं थे तो हम प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं, बी का वो हिस्सा निकाल लो जो ए के अलॉन्ग आता हो, फिर उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। यही है डॉट प्रोडक्ट का असली मतलब। आई होप दैट इज क्लियर। बहुत आसान कंसेप्ट है। आपको ग्राफिकली, फॉर्मूला से और कंपोनेंट्स तीनों तरीके से डॉट प्रोडक्ट करना आना चाहिए। वो अभी हमने सीखा है। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, आई होप आप अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट भी करते रहेंगे, बिकॉज इन्हीं का सिग्निफिकेंस है। इसी को यूज़ करके हम बार बार डॉट प्रोडक्ट वगैरह निकालेंगे। आगे प्रोसीड करते हैं भाई। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है इसे बुलाते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसे बुलाया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बुलाते हैं।
अब इसमें ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर ऐसे लिखा जाता है। डॉट प्रोडक्ट में बीच में डॉट लगाते थे, क्रॉस प्रोडक्ट में बीच में क्रॉस लगाते हैं। एल्जेब्रिकली डॉट और क्रॉस का सेम मतलब होता है, बट वेक्टर में डॉट और क्रॉस के अलग अलग मतलब रहते हैं। क्लियर है? अब इसे वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बुलाते हैं? इसे वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिजल्ट भी कैसा आएगा? रिजल्ट भी वेक्टर के अंदर आएगा। आई होप दैट इज क्लियर। तो इससे आंसर कैसा आता है बेटा? इससे आंसर आता है दोनों का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर आंसर आता है हमारे पास। क्लियर है? देखो प्रोसीड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मान लो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आंसर क्या आएगा अपने पास? ये आएगा ए बी साइन थीटा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आता है ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड क्या आता है? ए बी कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड क्या आता है? ए बी साइन थीटा। कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है। हम लोग जानते हैं कि इसमें के अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साथ ही साथ अब देखो ये तो मैग्नीट्यूड है। अब अगर मैं बात करूं कि यार नहीं इसकी डायरेक्शन भी तो होगी क्योंकि आंसर क्या है? वेक्टर। तो यहाँ पे डायरेक्शन देने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं एन कैप, और इसका डायरेक्शन हमेशा ऐसा होता है कि ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। राइट? ये जो यूनिट वेक्टर है ये ए और बी, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जो भी रिजल्ट वाला वेक्टर आएगा वो उन दो वेक्टर्स के हमेशा परपेंडिकुलर ही आएगा। उनके अलोंग नहीं आ सकता, उनके प्लेन में नहीं आ सकता, उन दोनों के परपेंडिकुलर ही आता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। और देखो ध्यान से ये तो हो गया नॉर्मली। अब मान लेते हैं कॉम्पोनेंट्स के फॉर्म में अगर अपने को दे दिया जाए तो। अब देखो कमाल की बात, देखो मान लो थीटा जो है वो हो 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे क्या आएगा? ए बी साइन थीटा। साइन 0 क्या होता है? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। अगर थीटा हो 90 डिग्री तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, और साइन 90 क्या होता है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? सीधा ए इंटू बी के बराबर। क्लियर है? यानी कि दो वेक्टर्स जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? 0 के बराबर आता है। दो वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है। अब इससे बहुत ही कमाल के ऑब्जर्वेशन हम ये देख सकते हैं कि जब भी दो यूनिट वेक्टर्स जो हैं मान ले कि आई कैप की बात करता हूं मैं, आई कैप को आई कैप के साथ क्रॉस कर दो, ये तो सेम ही डायरेक्शन वाले हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। जे कैप को जे कैप के साथ क्रॉस कर दो, आंसर क्या आएगा? 0। के कैप को के कैप के साथ क्रॉस कर दो, आंसर क्या आएगा? 0। रीजन क्यों है? क्योंकि दो आई कैप का आई कैप के साथ एंगल होता है 0 तो क्रॉस प्रोडक्ट आया 0। सेम इज फॉर जे का जे के साथ एंगल 0 तो क्रॉस प्रोडक्ट आया 0। के का के साथ एंगल 0 तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया? 0। इज दैट क्लियर? ठीक है। लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री के लिए कैसा है? इसके लिए हम डायरेक्शन भी देखेंगे। देख कैसे करना है, बिल्कुल समझें। हम यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं सबसे पहले। मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या होता है? दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, और हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं तीनों। यूनिट वेक्टर ये कौन सा है? दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज व्हाट? के कैप। आई होप दैट इज क्लियर। अब जो रिजल्ट में वेक्टर हमें मिलता है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। इट्स कॉल्ड राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल कैसे है आप समझें इस चीज को। मान लो आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हो
तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो हम जानते हैं सर, ए बी साइन थीटा आ जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसे निकालें? डायरेक्शन निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, राइट हैंड यूज करना है और राइट हैंड को ए वेक्टर के अलॉन्ग रखना है और बी के अलॉन्ग फिंगर्स को घुमाना है। क्लियर है? देखो फॉर एग्जाम्पल यूनिट वेक्टर से सीखेंगे। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट आई कैप क्रॉस जे कैप। तो सबसे पहला क्या है, राइट हैंड पहले वेक्टर के अलॉन्ग तो आई कैप के अलॉन्ग, आई कैप किधर है यार, एक्स के अलॉन्ग। अब घुमाना किस तरफ है, जे के अलॉन्ग। तो अगर आप आई से जे तक घुमाओगे तो हाथ ऐसे घूम रहा होगा, फिंगर्स ऐसे घूम रही होंगी। नाउ लुक एट द डायरेक्शन ऑफ योर थंब। थंब जो है वो के की तरफ पॉइंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ए क्रॉस बी यानी कि आई क्रॉस जे जब आपने किया तो रिजल्ट आया के वेक्टर के अलॉन्ग। इज दैट क्लियर? इतना सिंपल है भाई। पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स रखो, दूसरे की तरफ घुमा दो, तो जहां पे भी थंब पॉइंट कर रहा होगा वहां पे आपका वेक्टर का डायरेक्शन आएगा आंसर में। क्लियर है? तो आई की तरफ फिंगर्स रखी, जे की तरफ घुमा दिया, आई की तरफ फिंगर्स रखी, जे की तरफ घुमा दिया, तो के की तरफ आया ना आंसर। तो देख क्या आएगा, एक ए क्या है यहाँ पे, आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 1 इंटू व्हाट, साइन ऑफ दोनों के बीच में एंगल क्या होता है 90 डिग्री, इंटू व्हाट डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सी आएगी, के कैप। अब साइन 90 क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू के कैप, तो आंसर क्या आ जाएगा के कैप। तो जब भी आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा के कैप आएगा। सेम कंसेप्ट को एक बार दोबारा अप्लाई करके देखते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेट अस से मैं जे क्रॉस के करना चाहता हूँ, फिर से वही कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। क्लियर है? देखो पहला वेक्टर कौन सा है, जे वेक्टर, जे वेक्टर के अलॉन्ग फिंगर्स रखे हमने। दूसरा वेक्टर कौन सा है, के वेक्टर, के है बाहर की तरफ। तो हमने फिंगर्स कहाँ रखे भाई, पहले वेक्टर के अलॉन्ग, घुमाए किसके तरफ, दूसरे के अलॉन्ग। तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के करेंगे तो फिंगर्स जे के अलॉन्ग रखे, के की तरफ घुमाए, तो थंब ऑटोमेटिकली आई की तरफ आ रहा है। क्या ये चीज देख सकते हैं, फिंगर्स अलॉन्ग जे टर्निंग अलॉन्ग के, तो ऑटोमेटिकली थंब जो है वो आई कैप के अलॉन्ग आएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे आएगा 1 इंटू वट, साइन 90 इंटू वट आई कैप। तो जे क्रॉस के करते हैं तो आंसर क्या आता है, आई कैप आता है। आई होप दैट इज क्लियर। वेरी 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 इजी, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ राइट हैंड से अपने को बताया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली लास्ट में भी कर लेते हैं। लेटस से आई क्रॉस जे किया, जे क्रॉस के किया, के क्रॉस आई करके देखते हैं। इस बार हमें बोल दिया कि यार बताओ जरा के क्रॉस आई क्या आएगा। ठीक है जी, व्हाट इज के कैप क्रॉस आई कैप। अब के क्रॉस आई करना है, के वेक्टर तो बाहर की तरफ पॉइंट करता है, के वेक्टर किधर पॉइंट कर रहा है, बाहर की तरफ, आई वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है। तो आई विल से के अलॉन्ग फिंगर्स रखी, आई की तरफ घुमा दी, तो थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही है। दिस इज के क्रॉस आई, तो थंब की डायरेक्शन कहाँ पे आई, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है जी, तो के क्रॉस आई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, जे कैप आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आप इसे याद भी रख सकते हैं कि आई जे के, अगर आप इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा। इस तरीके से ये साइकिल में चलते रहते हैं भाई। आई होप दैट इज क्लियर। थोड़ा सा क्लियरली इस चीज़ को करते हैं हम लोग। लेट अस से दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप। अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो आंसर क्या आता है, के। जे क्रॉस के करते हैं तो आंसर क्या आता है, जे क्रॉस के का आई। के क्रॉस आई करते हैं तो आंसर क्या आता है, जो बच जाता है जे। एंड सेम इज ट्रू अगर हम उल्टा करें। लेट अस से हम आई क्रॉस जे की बजाय जे क्रॉस आई करते। अगर हम जे क्रॉस आई करते तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है यार, देखो जे क्रॉस आई कैप। अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हमें फिंगर तो रखनी है जे कैप के अलॉन्ग और आई की तरफ घुमानी है। अब आई क्रॉस जे कर रहे थे तो आंसर बाहर को आ रहा था, लेकिन जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो आंसर अंदर को आ रहा है, यानी कि के अपोजिट। तो आंसर क्या आएगा भाई, माइनस ऑफ के कैप आएगा। इस केस में आंसर कितना आएगा, माइनस ऑफ के कैप। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आंसर आपका क्या आता है, नेगेटिव।
दोबारा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जे क्रॉस के किया था, के क्रॉस जे करके देखते हैं, के क्रॉस जे। अब देखो जे क्रॉस के कर रहे थे तो आई आ रहा था, इस बार के क्रॉस जे करना है। के क्रॉस जे करना तो कैसे करना पड़ेगा, देखो इस तरीके से करते हैं हम लोग। के इज इन फ्रंट, जे इज अपवर्ड, तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे किया तो आंसर क्या आया, आई कैप के अपोजिट। आई कैप इस डायरेक्शन में है, आंसर आया इसके अपोजिट, तो आंसर क्या आएगा भाई, माइनस ऑफ आई कैप। अगर हम यहाँ पे करते हैं के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, तो आंसर इज माइनस ऑफ आई कैप। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से भी हम याद रख सकते हैं कि यार अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। सेम इज ट्रू फॉर, अगर हम इस तरीके से कर देंगे तो भी आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि आई क्रॉस के कर देंगे, के क्रॉस आई आता है जे, तो आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस ऑफ जे आंसर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम ये चीज़ कर सकते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस कि इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। स्पेशली 12th स्टैंडर्ड में जब आप जाएंगे, मैग्नेटिज्म का चैप्टर आएगा तो उसमें बहुत सारे फार्मूला हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड हैं। अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट आता होगा तो वो फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, नहीं आता होगा तो सवाल गलत हो जाएगा। तो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, आगे प्रोसीड करते हैं चीज़ों को लेके। हाँ जी, नेक्स्ट अपने को क्या है, इसकी डायरेक्शन के बारे में ही बात करी गई है ग्राफिकली। देखो अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकाला हमने, सेम टेक्निक है भाई। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया, अगर ए क्रॉस बी किया तो फिंगर्स को पहले ए की तरफ रखा, बी की तरफ घुमा दिया, ए की तरफ रखा, बी की तरफ घुमा दिया। तो राइट हैंड की फिंगर्स को ए की तरफ रखा, बी की तरफ घुमा दिया, तो आप इस तरीके से घुमाएंगे। अब थंब देखो, थंब ऑटोमेटिकली अपवर्ड आता है। अगर थंब ऑटोमेटिकली अपवर्ड आता है तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा। इट इज़ दैट ईजी। अगर आप करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखो सिमिलरली अगर मैं बोलता कि यार बताओ बी क्रॉस ए क्या आएगा, मैं सेम वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज ए वेक्टर जैसा उस डायग्राम के अंदर है, एंड दिस इज बी वेक्टर, राइट। मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो पहले कौन सा वेक्टर लिखा गया, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, पहले बी वेक्टर लिखा गया ना, तो मुझे फिंगर्स को रखना पड़ेगा बी वेक्टर के अलॉन्ग, और यहां से हम टर्न करेंगे ए वेक्टर के अलॉन्ग, तो ए वेक्टर के अलॉन्ग टर्न करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। जैसा कि आप देख सकते हो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अलग अलग हैं। ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं क्योंकि वो सिर्फ नंबर है, उसके अंदर कोई मैग्नीट्यूड, उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं बिल्कुल। इज दैट क्लियर? मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी, अपोजिट आएगी। आई होप दैट इज क्लियर। आगे प्रोसीड करते हैं। थोड़ा कंपोनेंट्स के फॉर्म में भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर कंपोनेंट्स के फॉर्म में हमें दे दिया जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है। बिल्कुल छोटा सा तरीका है, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ कि अगर कंपोनेंट के फॉर्म में वेक्टर्स आ जाएं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है। पे क्लोज अटेंशन। लेट अस से दिस इज ए वेक्टर। ए वेक्टर इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, and this is b vector. This is x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap। ठीक है जी। I am interested in finding out a vector क्रॉस b vector। बिल्कुल, अगर ऐसा हो तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही छोटा और आसान तरीका है, इससे कोई याद रखना और बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है हमने। देखो जी कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, एक तरीके का मल्टीप्लिकेशन टेक्निक है कंपोनेंट्स के लिए। हमने क्या लिखना है, प्लस माइनस प्लस। अब इसको देखना है और बोलना है कि यार सबसे पहले साइन कौन सा आया, प्लस, तो हमने यहाँ पे प्लस एज इट इज लिख लिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाई, और ये किसके ऊपर था प्लस, ये आई कैप के ऊपर था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आई कैप। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम आई कैप की टर्म लिख रहे हैं और उसके बाहर प्लस साइन आ रहा है। अब वो आई कैप की टर्म कहाँ से आएगी, वो आई कैप की एग्जिस्टिंग टर्म से नहीं आएगी। अब एक बार के लिए भूल जाओ कि आई कैप की कोई भी टर्म एग्जिस्ट करती है, ये याद रखो कि बची हुई टर्म्स कौन सी है और उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y1 z2, y1 इंटू वट, z2 माइनस y2 इंटू z1। इज दैट क्लियर? जब हम पहला टर्म लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, और फिर आई कैप वाली सारी टर्म्स भूल जाएंगे, बची हुई टर्म्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बीच में माइनस ही लगाना हमने हर एक टर्म के अंदर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, सारी चीज़ों को हटाते हैं और फिर उसके बाद एक साथ देखते हैं कि कैसे आएगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस था तो हमने बोला प्लस एज इट इज, पहले आई कैप की टर्म आएगी, आई कैप में आई कैप वालों को भूल जाओ, जे और के वालों को याद रखना है, जे वाले में पहले कौन से आएंगे, y1 z2 माइनस y2 z1, और ये कौन सी टर्म है, आई कैप। आप ध्यान से देखो, आई कैप के अंदर आई कैप की कोई भी टर्म लिखी नहीं गई, आई कैप की जब निकालनी है तो जे और के वाली लिखी गई है। दूसरा साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस एज इट इज लिखा। अब जब दूसरी टर्म लिख रहे हैं वो जे कैप की टर्म है, तो जब जे कैप का लिख रहे हैं तो जे कैप की टर्म्स भूल जाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करो आई और के वाली टर्म्स। अब आई और के वाली में पहले कौन सी आएगी, x1 z2 माइनस, ये x1 z2 है, और यहाँ पे कौन सी है, x2 z1, तो यहाँ पे आएगा x2 z1, और ये कौन सी टर्म है, ये जे कैप की टर्म है। ठीक है जी। अब देखो लास्ट में कौन सा साइन आया हमारे पास, प्लस, और इस बार कौन सी टर्म लिख रहे हैं हम, के कैप की टर्म। जब के कैप की टर्म लिख रहे हैं तो के कैप वाली भूल जाओ, कौन सी बची, आई और जे, आई और जे का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, x1 y2, यहाँ पे आएगा भाई x1 y2 माइनस y2 x1। इज दैट क्लियर? सॉरी, y1 x2, माई मिस्टेक। इसे क्या लिखेंगे हम, x1 y2 एंड x2 y1, this is what, this is k cap। I hope that is clear। जब भी a क्रॉस b करना चाहते हैं हम कंपोनेंट के फॉर्म में, तो उसका ये तरीका है लिखने का। थोड़ा ऐसे जब लिखा हुआ है तो लंबा लग रहा है आपको, जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली हैं, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा मेथड कि कैसे हमने मल्टीप्लाई किया है, कैसे हमने आंसर निकाला है। तो इसके साथ ही हमारा जो वेक्टर का है, ये वेक्टर का चैप्टर खत्म होता है। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है वेक्टर के अंदर, कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर कितने टाइप का होता है, वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर्स को फार्मूला से कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में तो कैसे ऐड करते हैं। फिर हमने सीखा आज के वीडियो में कि वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं स्केलर तरीके से, और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वेक्टर के तरीके से। तो वेक्टर्स में अगर हम इतना भी सीख जाते हैं तो हमारे जो फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है वेक्टर्स की वो पूरी हो जाती है। बहुत ज़्यादा डेप्थ और डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपको वेक्टर्स जो है जितना फिजिक्स में रिक्वायर्ड है उतना आपको ज़रूर आ जाएगा। तो आई होप यू गाइज लाइक द लेक्चर। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई और कंसेप्ट आप सीखना चाहते हैं तो डू कमेंट इन द वीडियो, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। I hope you guys like the video and I'll see you guys in next lecture. Thank you.